नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। 16 दिन पहले हॉस्टल तो तुझे मिल गया, लेकिन तेरी रूममेट बड़ी गजब की है। तेरी उससे शायद ही निभे। भीड़ को चीरती मेरी क्लासमेट रुचि ने मेरे पास आकर मुझे सूचित किया, कहाँ तू और कहाँ तेरी वो रूममेट रितु। माय गॉड, ईस्ट और वेस्ट का कंट्रास्ट, अब आएगा मजा। उसने ठठाकर हंसते हुए कहा तो मैं परेशान हो गई। मॉडर्न कपड़ों में सजी रितु, तुरक मिजाज और कुछ हद तक लड़ाकू ये लड़की पूरे कॉलेज में मशहूर थी। कभी रंगोली जीन्स के ऊपर गेरुआ कुर्ता, कभी पैरों तक झूलती रंग बिरंगी स्कर्ट के ऊपर घुटनों को छूता हुआ टॉप। गहने भी उसके अजीब से ही होते, कभी रुद्राक्ष की माला, कभी ब्लैक मेटल की हंसली, कड़े चूड़ी के आकार के इयररिंग्स। बाल उसके छोटे छोटे कटे थे जो हमेशा बेतरतीबी से चेहरे पर बिखरे रहते। दुबली पतली रितु के चेहरे पर हर वक्त तुनक मिजाजी का भाव रहता, जैसे कह रही हो मैं किसी की परवाह नहीं करती। हफ्ते भर बाद जब मैं अपना सूटकेस और स्लीपिंग बैग लेकर कमरे में पहुंची तो रितु अपना सामान जमा कर तसल्ली से बैठी अंग्रेजी में मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। मैंने बात शुरू करने के लिए पूछा, कब आई? कल शाम को। उसने बिना मेरी तरफ देखे रूखा सा जवाब दिया और फिर से मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। मैं समझ गई कि वो बातचीत बढ़ाने के मूड में नहीं है। हम दोनों सुबह निकल जाते थे, मुलाकात शाम को ही होती। 10-15 दिनों के बाद मैं अपनी इस रूममेट को थोड़ा बहुत पहचानने लगी। धीरे धीरे वो भी मुझसे खुलने लगी। आश्वस्त होने के बाद उसने दोस्ती के लिए बढ़े हुए मेरे हाथ को हंसकर थाम लिया। फिर हम दोनों की दोस्ती पूरे हॉस्टल में चर्चा का विषय बन गई। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। पिता किसी निजी फर्म में सीनियर पोस्ट पर थे और माँ किसी प्राइवेट एयरवेज के कंप्यूटर सेक्शन में काम करती थी। बातों बातों में जब उसने बताया कि उसके मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं तो मैं हैरान रह गई। दिल्ली शहर में एक से बढ़कर एक कॉलेज है, फिर यहाँ जयपुर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। फिर उसने विस्तार से बताया कि वो बचपन से हॉस्टल में रहकर पढ़ती रही है। एक दिन न जाने किस आवेश में रितु कह गई, सुना है मेरे पेरेंट्स से लव मैरिज की थी। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो हमेशा उन्हें बहस करते लड़ते हुए ही देखा है। नहीं अन्नू, अपने माता पिता के लिए ऐसा नहीं कहते। तो मैं यहाँ भेजने में ज़रूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। कोई मजबूरी नहीं, असल में उनकी सबसे बड़ी मजबूरी मैं ही हूँ। उससे चिढ़कर कहा तो मैंने उससे ज़्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। बात वहीं ख़त्म कर दी, लेकिन इतना तो समझ ही गई थी कि उसके माता पिता के संबंध मधुर नहीं थे। घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों ने उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। उसके स्वभाव का रूखापन मेरी समझ में आने लगा। ऊपर से कठोर दिखने वाली ये लड़की भीतर से बच्चों जैसी निश्चल थे। टुकड़े टुकड़े में उसने मुझे अपने बचपन से लेकर अब तक की जो कहानी बताई, उसे सुनकर तो मुझे यही लगा कि बेमेल शादी, आर्थिक तंगी तथा पिता की महत्वाकांक्षाओं और खोखलो गुरूर ने पिता को कभी संतुष्टि नहीं दी। अन्नू की माँ को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि जल्दी शादी और फिर 9 महीने बाद यदि बेटी का जन्म न हुआ होता तो आज वो भी IAS या PCS होती। उनके इसी आत्मविश्वास ने कब अभिमान का रूप ले लिया वो खुद ही नहीं जान पाई। डरी सहमी अन्नू अपने टेडी बियर को कलेजे से चिपकाए अधिकतर बिना खाए पिए ही सो जाती। उसके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी माता पिता कभी समझ ही नहीं पाए कि बड़ी होती बेटी के सामने लड़ झगड़ कर वे उसके कच्चे दिमाग पर कैसा असर डाल रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ का अनमोल समय बीता तो माँ ने मेरा रिश्ता कंप्यूटर इंजीनियर अनमोल के साथ तय कर दिया। शादी की तारीख भी तय हो गई, क्योंकि अनमोल को 3 महीने के प्रोजेक्ट पर सिंगापुर जाना था। अन्नू ने सुना तो उदास हो गई। ये क्या बात हुई? तू अपने इन लॉज के साथ रहेगी और अनमोल सिंगापुर में? इसी बहाने अपने ससुराल वालों को जानने पहचानने का मौका तो मिलेगा। अब तू भी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दे। मैं कोई तेरी तरह सिया सुकुमारी तो हूँ नहीं जो मुझे कोई रामचंद्र सा राजकुमार ध्यान आएगा। मेरा तो अपने माँ बाप को देख कर ही जी भर गया। पापा कहते हैं शादी करके गलती की और मम्मी कहती कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने इन दोनों से सबक लेकर यही तय किया है कि शादी ही नहीं करूँगी। अरे लड़ाई झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता, तो इन बातों को गंभीरता से क्यों लेती है? और तेरा वो IPS वेद शादी नहीं करेगी उससे, बेचारा कब से तेरी राह देख रहा है। खुली किताब सी अन्नू किस ऑफिसर से दोस्ती को सभी लड़कियां जानती थी। खुद अन्नू भी उसके प्रति गंभीर थी। उसने बताया कि उसके मम्मी पापा भी यही चाहते हैं कि वो उस वेद से शादी कर ले। उसके बाद काफ़ी दिनों तक अन्नू के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। मैं अनमोल के साथ सिंगापुर चली गई, लेकिन अन्नू का ध्यान बराबर बना रहता। कैसी होगी, क्या करती होगी, कहाँ रहती होगी, माता पिता के तो नाम से भी उसको चिढ़ती। प्रोजेक्ट का टाइम खत्म हुआ तो मैं अपनी नन्ही बिटिया के साथ दिल्ली वापस लौट आई। एक दिन कैनॉट पैलेस में शॉपिंग करते समय अनु से अचानक मुलाकात हो गई। मांग में सिंदूर, कलाई पर सुहाग, चूड़ा और गले में धप धप करता कुंदन का मंगलसूत्र। ये सब कब हुआ? 3 साल हो गए तेरे सिंगापुर जाने के बाद। अकेलापन बुरी तरह खलने लगा। वेद जब भी मिलता हमेशा शादी की बात करता।
तो मैंने सोचा शादी कर ही लेती हूँ। उसकी आंखों में शरारत थी, कम से कम फेसबुक पर शादी की फोटोज ही अपलोड कर देती। चल छोड़, ये बता कैसी कट रही है वेद के साथ? बहुत अच्छी। तू कहाँ करती थी ना मैरिज इजेबिलिस लीव, अब शादी के बाद महसूस करने लगी हूँ। वेद का स्वभाव कैसा है? वो कॉन्फिडेंट है और खुले विचारों का इंसान है और स्वाभिमानी भी। किसी का फेवर नहीं लेना चाहता, मेरे पापा की पोजीशन और रुतबे का भी नहीं। अनु के चेहरे की रौनक बता रही थी कि वह वेद के साथ बहुत खुश है। उसने शादी के बारे में बताना शुरू किया। जानती है, शादी के समय पापा बारातियों के ठहरने और भोजन का इंतजाम सर्किट हाउस में करवाना चाह रहे थे, लेकिन वेद ने अपने जूनियर ऑफिसर से कहकर सबको होटल में ठहराया। फिर पापा को सॉरी कहते हुए बोला, शादी में बारातियों का स्वागत आप अपने मनचाहे तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, और अब जब शादी का फैसला किया भी तो मन में उम्मीद की किरण जागी कि शादी धूमधाम से हो, लेकिन वेद की जिद की वजह से मेरी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। 2-4 दिन मेरा मुंह फुला रहा, फिर वेद ने मुझे मना लिया। वेद अपने चारों तरफ फैली गरीबी, शोषण और अत्याचार को देखकर बहुत परेशान हो जाता और इन सारी बातों को जड़ समेत मिटाना चाहता। मैं उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करती तो चिढ़कर कहता, तुम क्या जानो गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है? हमेशा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती आई हो, लेकिन मैंने गरीबी देखी है, इसलिए इन गरीबों की परेशानी को समझता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश भी करता हूँ। वो कहते हैं ना, क्षणिक आवेश में इंसान के मुँह से निकले शब्दों का मतलब तो कुछ होता नहीं है। शांत चित्त से जब इंसान सोचता है तभी उसे समझ में आता है। वेद ने भी जब शांत चित्त से सोचा होगा, जब उसे भी समझ में आ गया होगा कि जब हम दोनों की परवरिश और स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है तो सोच एक जैसी कैसे हो सकती है? परिवार क्या होता है? नियम कानूनों में बंधी जिंदगी कैसे जी जाती है? ये तो मैंने कभी जाना ही नहीं था। थोड़ा समय लगना लाजमी था। फिर वो मेरी स्थिति समझने लगा। अक्सर मजाक करते हुए कहता, वैसे तुम मेरे काम के बीच में पड़ती क्यों हो? तुम्हारा काम कहीं फिर से बहस शुरू न हो जाए, यही सोचकर मैं उसे याद दिलाती, मिस्टर वेद, शादी के बाद तेरा मेरा कुछ नहीं होता। एक बात याद रखना, हम दोनों ने अपनी सारी कमियां और खूबियों को जानने के बाद ही शादी करने का फैसला किया है। एक बात तो तय है, शादीशुदा जिंदगी में मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन पैचअप भी तुरंत हो जाना चाहिए। मेरे मम्मी पापा की तरह नहीं कि सारी जिंदगी लड़ने झगड़ने में ही गुजार दी। इतनी बड़ी बात इतनी समझदारी से ये नटखट अड़िया लड़की कैसे कह गई? क्या परिस्थितियों ने उसे इतना मैच्योर बना दिया? कहाँ से सीखी ये बड़ी बड़ी बातें? मैंने हंसकर पूछा तो बोली वेद से। यार, थोड़ा बहुत क्रेडिट तो मुझे भी दे दो। सुखद दाम्पत्य जीवन की तस्वीर मैंने ही तो दिखाई थी तुझे। मैंने उसकी आंखों में झांककर शरारत से पूछा तो पूरा वातावरण हम दोनों की हंसी से गूंज उठा। धन्यवाद।